बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर के अगले पोर्शन को डिस्कस करना है। पिछले पोर्शन में हमने स्केलेटल ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से। इस पोर्शन के अंदर हमने डिस्कस करना है मसल्स को। अच्छा, मस्कुलर पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मसल है क्या? दीज आर द टिश्यूज़। ये हमारे पास टिश्यू की एक टाइप है विच कॉन्ट्रैक्ट, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी है। और ये बड़े कोऑर्डिनेटेड अंदाज में जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स होती है, पूरी बॉडी मूव करती है। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड वे का क्या मतलब है? जैसे हम डिस्कस करेंगे आगे। ये हमारा जो बाजू है, इसमें ऊपर बाइसेप मसल होते हैं, नीचे ट्राइसेप होते हैं। तो ये बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिलैक्स करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाले रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो बेंडिंग ऑफ आर्म है, स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म हो रही होती है। ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर जब ये काम करते हैं तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पोर्शन के अंदर मूवमेंट्स हो रही होती हैं। क्लियर? आगे मसल जिन सेल से मिलके बने हैं उनको मसल फाइबर कहा जाता है। बेटे, ये जो वर्ड है ना मसल फाइबर, इसको अच्छी तरह जहन नशीन करेंगे क्योंकि ये वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ जितना भी तकरीबन आर्टिकल मसल के हवाले से डिस्कस होगा तो मसल सेल का वर्ड कम इस्तेमाल होगा, मसल फाइबर का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मसल फाइबर क्या है? जो मसल के सेल्स हैं उनको मसल फाइबर कहा जाता है, इसको मायोफाइबर्स भी कहा जाता है। तो फाइबर का वर्ड जब हम मसल के केस में डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मसल सेल की बात हो रही है। फंक्शन की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया है कि मसल की एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी इस काबिल होती है। एनेबल का मतलब बॉडी इस काबिल होती है टू मूव। अच्छा, ये सिर्फ बॉडी को मूवमेंट नहीं करवाते, बॉडी के अंदर जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनकी मूवमेंट में भी ये रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारा जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव कर रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवारों के अंदर मसल्स होते हैं जो उस फूड को पुश कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारा जो ब्लड है हमारे ब्लड वेसल में सर्कुलेट कर रहा है तो इसके पीछे भी हार्ट के मसल्स हैं, हमारी वेंस के सराउंडिंग में जो मसल्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो मसल है ये वो फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को पुश किया जाता है, जैसे फूड और ब्लड। आगे हमारे पास मसल्स की ना 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल है, स्मूथ है और कार्डियक मसल। तो पहले बात कर लेते हैं स्केलेटल की। तो स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और इसने हमारी फिर बाजुओं को, हमारा जो ट्रंक है, ये धड़ को ट्रंक कहा जाता है, इसमें हमारी जो रिब्स मूव कर रही हैं, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम मूव कर रहा है, इसी तरह हमारा जो चेहरे की मूवमेंट हो रही है, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, इस बोलने के लिए जो मूवमेंट हो रही हैं वो सारी मसल रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं तो स्केलेटल मसल ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, कॉन्शियसली का मतलब है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल होते हैं, इस वजह से इनको वॉलंटरी कंट्रोल कहा जाता है। ये वॉलंटरी मसल्स हैं और इनके जो फीचर हैं, दे हैव रेगुलर स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन का मतलब क्या? जब हम इन मसल्स को देखते हैं तो हमें लाइनें नज़र आती हैं इन मसल्स के ऊपर, जिसको स्ट्राइएशन या स्ट्राइप्स भी बोलते हैं। इसको दूसरा स्ट्राइप्स भी हम कहते हैं। और ये बड़े तरतीब से लाइनें हमें नज़र आती हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर। अच्छा, जब हम इनके सेल की शेप की बात करते हैं तो या तो ये स्पिंडल शेप होते हैं इनके सेल या सिलेंडर, ज़्यादातर सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल उस चीज़ को कहा जाता है जिसका प्रॉपर लेंथ हो और एक प्रॉपर डायमीटर भी हो। ठीक है, दोनों चीज़ें कंबाइन होगी फिर वो सिलेंड्रिकल चीज़ होगी, लेंथ और डायमीटर। जैसे ये मार्कर है ना, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी लेंथ भी, और ये चूँकि गोल है तो गोल चीज़ का डायमीटर भी होता है। और स्पिंडल शेप, कोई भी ऐसा सेल जो साइडों से नुकीला हो तो इसको स्पिंडल शेप कहा जाता है। आमतौर पे ये जो सेल है ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं कि काफ़ी सारे न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल को स्मूथ मसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास स्केलेटल मसल को तो नाम दिया गया स्केलेटन के अटैच होने की वजह से। स्मूथ को जो नाम दिया गया ना कि ये विदाउट स्ट्राइएशन, इनके सेल के ऊपर, इन टिश्यूज़ के ऊपर कोई लाइनें हमें नज़र नहीं आती बल्कि स्मूथ कलर नज़र आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कलर हमें नज़र आएगा। और ये मौजूद कहाँ होती हैं? प्रेजेंट इन द वॉल्स, ये दीवारों में है, स्टोमिक की दीवारों में, इंटेस्टाइन की दीवारों में, ब्लड वेसल की दीवारों में, और भी काफ़ी सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स वगैरह, तो उनकी अंदर ये मौजूद होते हैं। अच्छा, आमतौर पे ये चूँकि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल नहीं होती, इस वजह से इनके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इनवॉलेंट्री। और जहाँ भी स्मूथ मसल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द आमतौर पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 डिस्कस किया था, उसमें हमने ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो ब्लड वेसल में जो मिडल लेयर थी वो स्मूथ मसल पर मुश्तमिल है, लेकिन जो आउटर लेयर है, मिडल लेयर में तो स्मूथ मसल्स है, आउटर लेयर में
कनेक्टिव टिश्यू की वो लेयर है। इसी तरह जिस वक्त हम बात करते हैं हमारे स्टोमिक की, हमारे इंटेस्टाइन की, तो स्टोमिक की जो मिडल लेयर है उसमें मसल्स हैं, लेकिन जो आउटर लेयर है जिसको सिरोजा हमने कहा था वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसी तरह बॉडी के जिस हिस्से में भी आमतौर पर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं तो उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। अब इनको मैंने बताया स्मूथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन पे धारियाँ नहीं होती, इन पे लाइनें नहीं, दे लैक स्ट्राइएशन या स्ट्राइप्स, और इनके सेल की जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है और आमतौर पे सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है इनके सेल के अंदर, यानी यूनिन्यूक्लिएट है। और इनका काम ये है कि इन्होंने हॉलो ऑर्गन्स के दरमियान से चीज़ों को मूव करा। हॉलो ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जिनके अंदर खाली जगह हो, जिससे चीज़ें मूव कर रही हो, ल्यूमन हो, ल्यूमन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मूव कर रहा है, वो भी इन मसल्स की एक्टिविटी की वजह से है। हमारा जो ब्लड के अंदर वैजो डायलेशन, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ब्लड फ्लो कंट्रोल हो रहा है, तो वो भी इन स्मूथ मसल की एक्टिविटी की वजह से है। अच्छा, कार्डियक मसल नाम से ज़ाहिर है, कार्डियक हार्ट को कहा जाता है, ये हमारे दिल की दीवार में होते हैं। इनवॉलेंट्री, हमारी मर्जी के मुताबिक चूँकि कंट्रोल नहीं होते तो इस वजह से इनको इनवॉलेंट्री कहा जाता है। अच्छा, इनके ऊपर भी लाइनें होती हैं, लेकिन लाइनों में इतनी सफाई नहीं होती जितनी सफाई और साफ़ सुथरी और बेहतर तरीके से जो ऑर्गेनाइज लाइनें स्केलेटल मसल्स में होती हैं। होती तो स्केलेटल मसल की तरह इनमें भी लाइनें हैं, लेकिन इनकी लाइनें थोड़ा सा बेतरतीबी सी होती हैं। अच्छा, आमतौर पे जब इनके सेल आपस में जुड़ के टिश्यू बनाते हैं तो उन टिश्यू की जो सबसे बड़ी पहचान है कि इनके टिश्यू, इन टिश्यू के जो आप कह सकते हैं लंबे धागे होंगे, उनके अंदर ब्रांचिंग होगी। ठीक है, यानी एक मैं कहता हूँ सेल की ये लेयर है, एक सेल की ये लेयर है, एक सेल की ये लेयर है, तो इनके दरमियान में ऐसी ब्रांचेज, और ये ब्रांचेज इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपके सामने 3 किस्म के मसल रख दिए जाए ना, तो जिस मसल के अंदर ब्रांचेज नज़र आएंगे वो आपके कार्डियक मसल्स होंगे। आगे इनका भी सेल विद 1 न्यूक्लियस होते हैं, इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और इनका जो फंक्शन है चूँकि हमारे दिल में है और इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये मसल्स की हमारे पास टाइप है। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको अगले लेक्चर से पहले अच्छी तरह से नशीन करना है, तैयार करना है। हमारे जो मसल्स हैं, ख़ासतौर पर स्केलेटल मसल्स के हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और इसके फंक्शन को कि ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कैसे होते हैं। तो मसल्स कौन से लेवल पे हैं? टिश्यू लेवल पे हैं, ठीक है। और मसल टिश्यू बने होते हैं मसल फाइबर से, मसल फाइबर से, ये इसको हमने मायो फाइबर भी कहा, या इसको मसल सेल भी कह सकते हैं, मसल सेल भी कह सकते हैं, क्लियर। तो जब मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। अच्छा, मसल फाइबर के अंदर वो चीज़ें जिन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करनी है उनको मायोफिब्रल्स कहा जाते हैं, मायोफिब्रल्स। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे मोटे धागे, मायोफिब्रल्स, ठीक है। ये मायोफाइबर है, ये पूरे सेल को कहा जाता है, और उस सेल के अंदर एक मोटे मोटे धागों का जो गुच्छा है उसको मायोफिब्रल कहा जाता है। अच्छा, इस मोटे धागों के अंदर बारीक धागों की कंपोनेंट होते हैं, उनको मायोफिलामेंट्स कहा जाता है, मायोफिलामेंट्स। आगे ये 2 तरह के हैं, एक को मायोसिन फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि ये मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना है, और दूसरे को एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो अमाउंट है वो एक्टिन प्रोटीन की है, थोड़ी सी ट्रोपोमाइसिन की और थोड़ी सी ट्रोपोनिन, ये 3 किस्म के प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है। अब एक सीक्वेंस याद रखिए, मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट इनका आपस में इंट्रैक्शन होता है, और उस इंट्रैक्शन की वजह से जो मायोफिब्रल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और जब मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो वो सारे आप कह सकते हैं मसल में ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर मसल जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो शुरू होता है, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद मायोफिब्रल्स तक वो एक्शन जाता है, फिर मसल फाइबर तक जाते हैं, और फिर मसल टिश्यू तक जाते हैं। तो ये आपने ये हायर लेवल, ये उससे लो, ये उससे लो, सबसे बेस लेवल जहाँ से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है वो फिलामेंट का है। तो इस फ्लो चार्ट को आप लोगों ने अच्छी तरह जहन में रखना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रॉपरली जो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।